राजू सपना को लेकर अपने रूम में आ गया। सपना आज पहली बार उसके रूम में आई थी। वो बड़े गौर से उसके रूम को देख रही थी। बेड के पीछे वाली दीवार पर राजीव का एक बहुत बड़ा पोस्टर टाइप फोटो लगा था, जिसमें वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार, आंखों में सनग्लासेस चढ़ाए प्रसन्न दिखा रहा था। सपना कुछ देर तक वो फोटो देखती रही। फिर उसने राजीव से पूछा कि तुम्हें बाइक का भी शौक है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाइक नहीं, स्पोर्ट्स बाइक कहो। कॉलेज टाइम में मेरे दो ही तो रीज़न रहते थे, कॉलेज जाने के, एक खूबसूरत लड़कियां और दूसरा मेरी स्पोर्ट्स बाइक। सपना ने बिना चिढ़े हुए कहा कि अब ये दोनों शौक कहाँ चले गए। स्पोर्ट्स बाइक का शौक पापा की डेथ के बाद छूट गया। उनके बाद अचानक से मैं बड़ा और जिम्मेदार हो गया। फिर समझ में आया कि ये सब शौक पापा के ज़माने में ही कर सकता था, तो स्पोर्ट्स बाइक को अपने एक कज़िन ब्रदर को दे दी और उनका सपना था कि मैं भी उनकी तरह आर्मी ज्वाइन करूं। तो सीडीएस निकालने के लिए खूबसूरत लड़कियां नहीं, जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत थी। और सच कहूँ तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे ये दोनों ही शौक बचकाने लगने लगे। रही से एक कसर तुमसे मिलकर पूरी हो गई। पर मैंने क्या किया? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो कभी तुमसे सही से बात भी नहीं की थी उस समय। सपना कमरे में एक तरफ पड़े हुए काउच पर बैठते ही बोली। राजू मुस्कुराते हुए सपना की तरफ आया और उसके सामने ज़मीन पर बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि तभी तो समझ में आया था कि लड़कियां सिर्फ अच्छे लुक और रिच पर्सनालिटी नहीं चाहती हैं। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और तुम तो उन सब से बिल्कुल अलग थी। सपना ने राजीव के दोनों हाथों को अपने होठों से हल्के से छू लिया। राजीव ने कहा कि ये गलत बात है, हमारी सगाई हो चुकी है और अब तो कुछ दिनों के बाद शादी भी हो जाएगी, और तुम मुझे इस तरह से किस कर रही हो जैसे कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए कोई अनजान हूँ। उसने मुंह घुमा लिया। सपना को हंसी आ गई और वो उसके सामने बैठते हुए बोली कि ऐसा नहीं है राजीव, मेरे लिए तुम अनजान नहीं हो। मेरे लिए तुम क्या हो ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, सिर्फ एहसास दिला सकती हूँ। और इतना कहकर उसने राजीव के गाल को छू लिया। राजीव ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया और कस कर गले लगाते हुए कहा कि ये एहसास थोड़ा और ज़्यादा नहीं हो सकता है क्या? सपना की नज़रें झुक गई। राजीव ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा कि मेरी तरफ देखो सपना। सपना ने अपनी पलकें उठाई और एक नज़र राजू के ऊपर डाली, और फिर दोनों की नज़रें ही आपस में बात करने लगीं। राजू की नज़रें जैसे सपना की नज़रों से पूछ रहा था कि क्या मैं अभी तक तुम्हारे प्यार पाने के लायक विश्वास हासिल नहीं कर पाया हूँ? अभी भी मुझे तुम्हारे प्यार के लिए शादी तक का इंतज़ार करना होगा? ये सवाल सुनकर पहले सपना की नज़रें एक बार झुकी, फिर उन्होंने राजू की नज़रों में देखते हुए कहा कि अगर विश्वास नहीं होता तो मैं यहाँ तुम्हारे रूम में नहीं आती। और प्यार तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। शादी का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, पर जो बात इंतज़ार में है वो इजहार में कहाँ। पर अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ। सपना की नज़रें फिर से झुक गईं। राजू के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में अपने अपने मन की बात बता दी थी। दोनों ही कुछ देर ऐसे ही मौन रहे। फिर राजीव ने ही सपना के कान में कहा कि रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने सपना को वो 100 पीस दिखाया और उम्मीद के मुताबिक सपना को बहुत बहुत पसंद आया। ये मैं रख लूँ अपने पास? सपना ने बहुत मासूमियत से पूछा, तो राजीव ने उसकी गाल खींचते हुए कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए ही तो ऑर्डर करके स्पेशली बनवाया है। थैंक यू सो मच राजीव। सपना ने उसे हक करते हुए कहा, देखो अभी अभी मैंने खुद को मनाया है कि अब शादी तक नो झप्पी एंड नो पप्पी। तो अब तुम ना बार बार इस तरह से मेरे पास मत आओ। ओके राजीव? दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सपना ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा कि तुम ना सच में बहुत बड़े वाले हो, और हंसने लगी। राजीव ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि क्या कहा तुमने? मैं क्या बड़ा वाला हूँ? पूरी बात बताओ। नहीं बताऊंगी, समझे? सपना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और वहाँ से भागने के लिए जैसी ही उसने कोशिश की, राजीव ने उसे टाइटली पकड़ लिया और कहा कि सोचना भी नहीं सपना, ये एक फौजी की पकड़ है। हलक से जान निकल जाती है पर पकड़ ढीली नहीं पड़ती है, समझी तुम? कम ऑन, बात पूरी करो, मुझे पूरी बात बताओ, नहीं तो आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? अभी दीपक भैया के आते ही तुम मुझे छोड़ दोगे और खुद कहीं गायब हो जाओगे।
जब वो यहाँ होंगे तब तो आएंगे। राजीव ने उसके हाथों को और टाइटली पकड़ते हुए कहा। क्या मतलब? सपना चौंक गई। मतलब ये कि अनु दी, कंचन दी और मेरे दोनों प्यारे जीजू हम दोनों की शादी की कुछ शॉपिंग करने गए हैं और शाम तक आएंगे। पर ऐसे कैसे? मुझे यहाँ छोड़कर वो सब चले गए। रिलैक्स सपना जी, कपड़े नहीं, वो लोग कैटर्स और फ्लोरिस्ट से बात करने गए हैं और साथ में अपने लिए कुछ देख लेंगे वहाँ पर। हम दोनों की शॉपिंग तो शाम को होगी, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा उन लोगों के साथ। इतनी सब प्लानिंग हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, और ये सब तुम्हें कैसे पता? सपना आश्चर्य में पड़ गई। तभी जब तुम दी लोगों के साथ किचन में आ गई थी और मुझे परेशान करने के लिए उन लोगों के गेम में प्लान शामिल हो रही थी, तब बाहर बैठे हुए मेरे दोनों जीजू और दोनों माँ मिलकर ये सब डिसाइड कर लिया। और हम लोग जब किचन में थे तब वो लोग मार्केट के लिए निकल गए। अब अगर तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल गए हों तो मुझे भी मेरी बात का जवाब दे दो। सपना ने सोचा कि सच में राजीव की पकड़ बहुत मजबूत है, तो ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं। और तभी उसने कहा कि मेरी लग रही है राजीव, तुम फौज में हो पर मैं नहीं। हाथ छोड़ो मेरे, दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ोगे तभी तो बताऊंगी मैं। उसने बेचारी सा फेस बना लिया। राजीव की थोड़ी सी ढील मिलते ही उसने राजीव को धक्का दिया और वहाँ से भागते हुए बैठ के एक सिरे पर खड़ी हो गई। दिस इज चीटिंग सपना, और अब तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक फौजी से धोखा, और वो सपना के पीछे पड़ गया। सपना फिर वहाँ से भागी और अब दोनों ही कभी बेड के तो कभी सोफे के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, पर राजीव सपना को पकड़ नहीं पा रहा था। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो अपना पैर पकड़कर बैठ गया। जब सपना ने देखा कि राजीव की चोट लग गई है तो वो भागकर उसके पास आई और उसके पैर को पकड़कर बोलती कि कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। राजीव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि अब आई हो पकड़ में? बहुत दौड़ाया है तुमने, अब जल्दी से बताओ कि मैं क्या हूँ बहुत बड़ा वाला। सपना उसके चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है कि तुम बहुत गंदे हो कैप्टन राजीव शेखावत, तुमने चीटिंग की है, छोड़ो मुझे। और वो अपने हाथ को उसकी पकड़ से आज़ाद कराने के लिए उसके हाथों पर झूठ मूठ का मारने लगी। राजीव पहले तो थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहा, पर फिर एकदम से उसने सपना को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने चेहरे को उसके नज़दीक करने लगा। सपना घबराने लगी और घबराहट में उसके शब्द उसके गले में ही अटकने लगे। तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं बता रही हूँ ना, पहले मुझे छोड़ो। और इससे आगे सपना कुछ नहीं कह पाई। राजू सपना के माथे को छूते हुए उसके गालों को, उसकी आंखों को छूने लगा। सपना की पकड़ अब उसकी शर्ट पर कस गई। राजीव की पकड़ भी अब उसके हाथों से छूटकर उसके चेहरे पर हो गई थी। जैसे ही राजीव ने सपना के कंधे को छूते हुए उसकी गर्दन को छुआ, सपना एकदम उठकर बैठ गई। राजीव भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। जैसे ही राजीव वहाँ से जाने के लिए उठा, सपना ने उसके हाथ को पकड़ लिया। राजीव ने पलट कर सपना को देखा तो सपना ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। सपना ने अपने सर को उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा कि यू आर सच अ बिग डार्लिंग। क्या? राजीव ने हंसते हुए कहा। हाँ, यही तो बात थी जिसके लिए तुमने मुझे इतना परेशान किया। सपना ने नकली गुस्सा होते हुए बोला, और सच में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। राजीव ने सपना की आंखों में देखते हुए कहा। सपना ने धीमे से स्माइल करते हुए अपना सर ना में हिला दिया। शाम को दोनों सबके साथ मार्केट में तय जगह पर मिल गए। वहाँ सब लोग सपना और राजू के वेडिंग ड्रेसेस देख रहे थे। सपना ने अपने लिए एक बेबी पिंक कलर का लहंगा पसंद किया जिसमें गोल्डन कलर से पर्ल और बीड्स का काम हो रहा था। उसके ऊपर पूरा नेट का थोड़ा गहरे पिंक कलर का दुपट्टा था जिस पर हल्के पिंक कलर और गोल्डन कलर का वर्क हो रहा था। राजू ने अपने लिए सपना के लहंगे से मैच करता हुआ आउटफिट लिया और मैचिंग एसेसरीज लिया। सपना फिर अपने कुछ ड्रेसेस की मैचिंग एसेसरीज और पर्स, स्लीपर्स वगैरह खरीदने लगी और राजीव खड़े खड़े सोच रहा था कि बेटा सोच ले, तू अपना पूरा 1 साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और 2 जोड़ी कपड़ों में चला लेगा, पर मैडम के लिए ये जो खरीद रही हैं आने वाले दिनों में शायद ये भी ना काफ़ी हो जाएगा। शॉपिंग करके सब घर वापस आ गए। दीपक ने राजीव, कंचन को घर छोड़ा और फिर अनु और सपना के साथ घर निकल गया।
2 दिन बाद हल्दी की रस्म होनी थी, तो पूरे राजावत हाउस को बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था। पूरे लॉन एरिया को दिन में फूलों से तो रात में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। पूल साइड बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई थी। छोटे छोटे लैंप्स को कतार में लगाया गया था, जो रात होते ही रंगीन रोशनी से जगमगाने लगते थे, और उनकी परछाई जब पूल के पानी में पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे पानी में छोटे छोटे दिए तैर रहे हों। सपना देर तक अपनी खिड़की पर खड़ी होकर वो सब डेकोरेशन देख रही थी। आखिर अब उसके सपने सच में सच होने जा रहे थे, और ये डेकोरेशन इस बात की गवाही दे रही थी। सुबह सपना को अनु बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर सपना, क्या भाभी, अभी थोड़ी देर और सोने दो ना, कहकर वापस से चादर ओढ़ लेती है। ओहो बन्नो रानी, जल्दी उठो, आज तुम्हारी हल्दी है और उससे पहले तुम्हें गौरी पूजन भी करना है। अब अगर एक बार और नहीं उठी तो फिर मैं तुम्हारे भैया को बुलाकर ला रही हूँ। अब वो ही उठाएंगे अपनी लाडली बहन को। दीपक का नाम सुनते ही सपना चादर हटाकर तुरंत ही उठकर बैठ गई और अनु से बोली कि क्या भाभी, इतनी छोटी सी बात के लिए भैया को क्यों बुलाने जा रही हैं? लो, उठ गई मैं। और वो बिना कुछ बोले बाथरूम की ओर बढ़ गई। उधर अनु उसका बिस्तर समेटते हुए बोली कि नौटंकी कहेगी, और वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। सपना ने नहा धो करके आसमानी कलर का अनारकली पहना और दुपट्टा सर पर रख लिया। फिर माँ के साथ बाहर लान में, जहाँ दीपक ने हल्दी की रस्म के लिए बड़ा सा सामियाना लगवाया था, चली आई। पंडित जी ने माँ गौरी की एक मूर्ति को एक ऊंचे से आसन पर विराजमान किया हुआ था, और उनके पास धूप दीप नैवेद्य आरती किया गया था। पंडित जी के कहने पर सपना ने माँ गौरी को पहले धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाया, और फिर उन्हें सिंदूर चढ़ाकर उनके बताए हिसाब से बाकी की पूजा अर्चना की। तब तक राजीव और उसकी फैमिली भी आ गई। राजू ने येलो कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। बाकी के लोगों ने भी रस्म के मुताबिक ही अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था। सपना ने पूजा खत्म की और अनु उसे अंदर ले गई ड्रेस चेंज कराने के लिए। तब तक राजीव की माँ ने शगुन की हल्दी को बाकी की हल्दी में मिलाकर उपटन तैयार कर लिया। एक झीना सा पर्दा डाल दिया गया था। उसकी एक तरफ राजीव को बिठाया गया था और दूसरी तरफ सपना को। बारी बारी से सबने सपना और राजीव को मुंह पर, हाथों पर, पैरों पर शगुन की हल्दी लगाई। इस बीच राजीव पर्दे की ओर से सपना को बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, पर क्लियर नहीं देख पा रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि सपना येलो कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने साड़ी की मैचिंग की ही एसेसरीज पहनी हुई थी। सब उसे परेशान कर रहे थे और वो सबको प्यार से मना कर रही थी। राजीव का मन हो रहा था कि वो अभी पर्दे की उस तरफ जाकर सपना को खुद में समेट ले और सबसे कह दे कि कोई भी सपना को परेशान ना करे, क्योंकि सपना को परेशान करने का हक सिर्फ उसका है। राजीव थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया बोला और कहा कि थैंक यू भगवान जी, मुझे ये दिन दिखाने के लिए, वरना एक टाइम तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब फिर दोबारा कभी इन सब के चेहरे देखने को मिलेंगे। तभी पीछे से उसकी किसी ने आंखें बंद कर ली, पर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओहो, तो अब आया है तू, और कुछ दिन ना आता, जब शादी हो जाती तब आता। ये करण था जो पूजा के साथ 2-4 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। करण ने कहा कि सॉरी यार, आना तो मैं कल ही चाहता था, पर रात को पूजा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, तो पहले उसे डॉक्टर को दिखाया, फिर लौटकर होटल आया तो देखा कि रात ज़्यादा हो गई थी और उस समय कोई भी बस या ट्रेन नहीं मिलती, तो सुबह की पहली बस पकड़ी और आ गया तेरे पास। पूजा की तबीयत खराब थी तो सुबह भागने की क्या जल्दी थी तुझे? राजीव हल्का नाराज होकर बोला, आराम से आ जाता, फिर तू और गुस्सा हो जाता जैसे अभी हो रहा है। करण ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, तेरा ना सच में कुछ नहीं हो सकता है। राजीव ने कहा, वैसे अब कैसी तबीयत है उसकी, ठीक तो है ना वो? हाँ वो ठीक है। वो ओ राजीव, तू अभी बोलना, मैं क्या, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना मुझसे? बोल यार, मुझे घबराहट हो रही है। राजीव ने अधीर होकर पूछा, तू मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है? क्या बक रहा है तू? राजीव ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओफो, क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है तू? होश में तो है ना? राजू सच में झुंझला गया, पर उसके समझ में भी नहीं आया कि करण एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था। वो तू चाचू बनने वाला है। अब की करण के मुंह से सही बात निकल ही आई। तो ऐसे बोलना कि मैं चाचू बनने वाला हूँ। राजू ने बहुत ही कैजुअली बोला,
और फिर कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि क्या मैं चाचू बनने वाला हूँ? हाँ यार, तू चाचू बनने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। और पूजा आगे की बात करण के गले में ही अटक गई। वो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया आगे। राजीव ने आगे बढ़कर करण को गले लगा लिया और कहा कि मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना कितना खुश हूँ तेरे लिए। करण ने कहा कि यार, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भी कोई परिवार होगा, कभी मुझे भी ये खुशी मिलेगी। राजू ने कहा कि क्यों नहीं मिलती तुझे तेरे हिस्से की खुशियाँ? तू इतना अच्छा और सच्चा इंसान है कि भगवान तुझे कैसे तेरे हिस्से की खुशियों से दूर रखते। वैसे पूजा कहाँ है? करण ने बताया कि सपना के पास है। और राजीव करण को साथ लेकर सीधे पर्दे की उस तरफ पहुंच गया जहां शायद सब पूजा को बधाई दे रहे थे। राजीव ने सीधे जाकर पूजा को गले से लगा लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर झूमने लगा। सब लोग हंसने लगे और करण को भी गले लगाकर बधाइयाँ देने लगे। राजीव ने पूजा को आराम से नीचे उतारा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि थैंक यू पूजा, मेरे दोस्त को इतनी प्यारी और खूबसूरत खुशी देने के लिए। करण मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं, भाई से भी बढ़कर है। और उसने इशारे से करण को भी अपने पास इशारे से बुला लिया और दोनों को अपने गले से लगा लिया। उधर ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सब बहुत खुश हो रहे थे कि सपना और राजीव की शादी की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल गई। सबसे ज़्यादा खुश तो सपना हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब राजीव की नज़रें सपना पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उसकी तरफ आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे पुल के एक साइड में ले गया। सपना ने बिना कुछ कहे राजीव को हक कर लिया और उसे सकने लगी। राजीव ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? सपना ने कहा कि वो बस ऐसे ही आ गए आंखों में। बीते दिनों में इतना कुछ बुरा देखा और सहा है कि अचानक से इतनी सारी खुशियों को सहेजने में घबराहट सी हो रही थी। जब तुम मेरे साथ नहीं थे तब उस समय पूजा और करण ने बहुत संभाला था मुझे, हर तरीके से, अपने बारे में, यहाँ तक कि अपनी शादी के बारे में भी सोचना बंद कर दिया था दोनों ने। आज जब मुझे ये गुड न्यूज़ सुनने को मिली है तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उन दोनों को उनके त्याग और समर्पण को इतना मीठा फल दे दिया है। राजीव ने प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने, और अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। जितना होना था बुरा वो हो चुका है, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और कुछ नहीं। सपना ने राजीव को हक करने से और फिर राजीव के सपना के आंसू पोंछने के दौरान तक कुछ हल्दी अनजाने में ही सही पर उन दोनों के लग गई। राजीव ने देखा तो हंसकर बोला कि देखो, हमने एक दूसरे के हल्दी भी लगा दी और तुमने नाक भी नहीं सिकोड़ी। राजीव ने उसके नाक पकड़ते हुए कहा। सपना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि मैं कहाँ नाक सिकोड़ती हूँ, और उसने इतना बोलकर राजीव के हाथ में अपना हाथ मार दिया। ये देखो, बिल्कुल अभी अभी तुमने नाक सिकोड़ी है। और उसने फिर से सपना की नाक पकड़नी चाहिए, पर इस बार सपना ने खुद को बचाते हुए कहा कि जी नहीं कैप्टन साहब, तुम हर बार मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो, समझे। और इतना बोलकर वो उसको धक्का देकर वहाँ से भागने लगी। राजीव भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोला कि देखते हैं आज कहाँ तक भागोगी तुम मुझसे बचकर। राजीव के इतना कहते ही सपना भागते हुए रुक गई और इतने में राजीव उस तक पहुँच गया। दोनों ही भागने की वजह से हाफ ही रहे थे और पसीने से तर हो रहे थे। पसीने की बूंदों में भीगा हुआ सपना का सुंदर गोरा मुखड़ा और भी निखरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की अधखिली कली पर ओस की बूंदें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हों। सपना ने अपने बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए राजीव को देखा तो उसने पाया कि राजीव अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखे हुए ना जाने कब से उसे ही देख रहा था। राजीव ने सपना से पूछा कि क्या हुआ, अचानक से रुक क्यों गई तुम? मुझे तुमसे बचकर कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए भागना बंद कर दिया। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि राजीव ने सपना को माथे पर किस करते हुए कहा कि वैसे मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने भी नहीं दूंगा। दोनों वहीं पूल के किनारे बैठकर बातें करने में बिजी हो गए। तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते अनु और पूजा वहाँ पहुँच गई। ओ, तो हमारे लव बर्ड्स यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा ने अनु की तरफ देखते हुए कहा। सपना और राजीव का ध्यान जब उन दोनों पर गया तो वो दोनों फौरन अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ, हम लोगों के आते ही तुम लोगों के तोते क्यों उड़ गए? अनु ने भी मस्ती करते हुए कहा।
ऐसा कुछ भी नहीं है दी, राजू ने सफाई देते हुए कहा। तब पूजा ने शरारती हंसी के साथ कहा कि अरे तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग तो बस तुम दोनों को इसलिए ढूंढ रहे थे कि तुम लोग अपना हाथ मुंह साफ कर लो और कुछ खा पी लो चलकर। इस हल्दी के चक्कर में पूरा दिन तो ऐसे ही बीत गया है। सपना और राजू चुपचाप अनु और पूजा के पीछे पीछे चल दिए। सब लोगों ने खाना खाया और फिर कुछ देर बातचीत करके राजू और उसके घर वाले अपने घर के लिए निकल गए। जाने से पहले राजू ने सपना से बाहर आने को इशारा किया। सपना सबकी नज़रें चुराकर बाहर लॉन में आ गई। सपना ने पूछा कि क्यों बुलाया है तुमने मुझे राजू? राजू ने बिना कुछ कहे बस उसके गालों को छू लिया और उसे गले लगा लिया। सपना पहले तो हैरान रह गई, पर फिर उसने भी राजू को हक कर लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही बने रहे। फिर राजू ने सपना को खुद से धीरे से अलग किया और उससे कहा कि वो दी कह रही थी कि अब मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल पाऊँगा, तो इसलिए बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था मैं। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा कि थैंक यू राजू, मुझे इतनी अच्छी मेमोरीज देने के लिए। अब मेहंदी में तुम्हें देख तो सकूँगा पर मिल नहीं सकूँगा, और संगीत में भी पता नहीं क्या होगा। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सपना ने पूछा। सब बातें कर रहे थे कि संगीत में बॉयज़ अलाउड नहीं होंगे, तो फिर मैं कैसे तुमको देख पाऊँगा? राजू ने बेचारा सा फेस बनाते हुए कहा। अब सपना को हंसी आ गई। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी जान सूख रही है, राजू ने बेचारा सा फेस बनाते हुए कहा। सपना ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबाते हुए कहा कि पर संगीत की रात के बाद हमारी शादी भी तो है ना? राजीव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अंदर से सब लोग बाहर की ओर आ गए थे। उन दोनों को वहाँ गार्डन में देखकर अनु और पूजा कनखियों से मुस्कुराने लगी। राजीव अपने सर पर हाथ रखा और नीचे की ओर देखते हुए मुस्कुराकर अपनी माँ के बगल में खड़ा हो गया। वो लोग चले गए और सपना पूजा के साथ गार्डन में ही रुक गई। बाकी के लोग अंदर चले गए। देखते देखते मेहंदी का दिन भी आ गया। राजू की माँ ने मेहंदी पीस कर तैयार की। कंचन ने और राजीव की एक कजिन भाभी ने उसके दोनों हाथों में शगुन की मेहंदी लगाकर मेहंदी की रस्म का श्री गणेश किया। कंचन और पीयूष मेहंदी लेकर राजावत हाउस पहुंचे। वहाँ सब लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सपना को अनु बाहर हाल में लेकर आई। आज सपना ने मेहंदी के रंग का ही लॉन्ग अम्ब्रेला कट का सूट पहना हुआ था और उसी की मैचिंग लाइट ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसने इधर उधर देखते हुए कंचन की तरफ देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कुछ पूछ सके। कंचन ने हंसते हुए कहा कि क्या हुआ भाभी जी, किसी को ढूंढ रही हैं क्या? सपना झेप गई और उसने नामे गर्दन हिला दी। इस बीच पीयूष को दीपक अपने साथ ले गए, जहाँ उनके आवभगत की व्यवस्था की गई थी। अनु ने कंचन से कहा कि ये तो गलत बात है ना कंचन, मेरी प्यारी ननद को क्यों परेशान कर रही हो तुम? कहाँ जीजी, मैंने तो बस कुछ पूछ लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी प्यारी भाभी जी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं लेकिन दिख नहीं रहा। पूजा ने हंसते हुए कहा कि तो फिर आपको लाना चाहिए था ना, जिससे जिसे ये ढूंढ रही है। क्या करें पूजा, वो तो आने को तैयार बैठा था, पर माँ ने कहा कि तुम्हारे तो मेहंदी लग चुकी है और वैसे भी कल हल्दी लग गई है, तो अब शादी तक नो बाहर आना जाना। और बेचारे मुंह उतार कर बैठ गए। ओ, बड़ी दुख भरी कहानी है, पूजा ने अफसोस जताते हुए कहा। कुछ देर तक सब ऐसे ही बैठे रहे और फिर सपना समेत सब लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। कंचन और अनु ने सपना के हाथों में मेहंदी लगाई और पूजा ने उसके दोनों पैरों में। एक और मेहंदी लग रही थी, दूसरी ओर ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। कुल मिलाकर सपना को खूब मजा आ रहा था, पर उसे राजीव के ना आने के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। पर वहाँ की मौज मस्ती उसके बुरा लगने पर भारी पड़ रही थी और उसने भी अनु, कंचन, पूजा सबके साथ मिलकर खूब डांस किया और मस्ती की। पूजा को सबने ये कहकर बैठा दिया कि अभी उसके शुरुआती दिन है, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, तो वो भी मुंह बनाकर एक किनारे बैठ गई। सपना के हाथों में बहुत ही खूबसूरती से राजीव का नाम लिखा था पूजा ने। उसने सपना की कोहनी मारते हुए कहा कि शर्त लगा ले तू, राजीव इतनी आसानी से अपना नाम नहीं ढूंढ पाएगा। सपना ने कहा कि बेटा फौजी है वो, 1 मिनट में ढूंढ लेगा खुद का नाम। चल कोई नहीं, देखते हैं, बस तू ईमानदारी से मुझे बता दियो कि तेरे फौजी को कितना टाइम लगा। मेहंदी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और कंचन और पीयूष वापस लौट गए। कंचन ने पीयूष से कहा कि आज तक के सारे प्रोग्राम तो सही से निपट गए, पर असली मज़ा तो कल के फंक्शन में आएगा।
पीयूष ने हंसते हुए कहा कि हाँ, वो तो तुम सही कह रही हो, पर मज़ा तो तुम लड़कियों को ही आएगा, हम लड़कों को तो तुम लोग एंट्री कहाँ करने दोगी। कंचन ने हंसते हुए कहा कि अब कुछ फ़ायदे तो होने दो लड़कियों को, हर बार आप लड़के ही क्यों सारे मज़े लो। और दोनों इसी तरह की नोक-झोंक करते हुए घर पहुंच गए। घर पहुंचकर कंचन ने राजीव को बताया कि आज तुम्हें वहां होना चाहिए था राज। सपना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी पर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। राजीव एक ठंडी आह भरते हुए वहीं सोफे पर बैठ गया और मन में सोचने लगा कि मिस तो मैंने भी किया है बहुत उसे, काश कि मैं आज वहाँ जा पाता। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, कंचन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। यकीन ना हो तो देखो। और उसने राजीव के सामने अपने फ़ोन की गैलरी ओपन कर दी जिसमें आज के मेहंदी फंक्शन की ढेर सारी फ़ोटोज़ थी और हर एक फ़ोटो में सपना की खूबसूरती गजब ढा रही थी। राजीव उन फ़ोटोज़ में कहीं खो गया था। वो होश में तब आया जब पीयूष ने उसके सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गए राज, यहीं रहो और अब शादी से पहले सपना से मिलने का ख्याल छोड़ दो। ये सब लड़कियां मिलकर कल संगीत का फंक्शन करेंगी और हम लड़के बस एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। पीयूष ने झूठ मूठ की नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। राजीव जो अभी भी सपना के ख्यालों में ही खोया था, उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा और वो अपने कमरे की तरफ चला गया। अब इसे क्या हो गया, कंचन ने पूछा तो बदले में पीयूष ने अपने दोनों कंधे उचका दिए। अपने कमरे में जाकर राजू ने सपना को फ़ोन मिला दिया। अब तक सपना के हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी तो उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। राजीव मुझे इतना मिस कर रही थी तो एक कॉल तो कर सकती थी ना। सपना मेहंदी लगे हाथों से तुम्हें कैसे फ़ोन कर सकती थी, और अगर किसी से और कहते तो वो सब फिर से मज़े लेने लग जाते जैसे कि आज सुबह ले रहे थे। और उसने राजीव को आज सुबह की सारी बातें बता दी। राजीव ओ तो मेरी अब्सेंस में मेरी वाइफ को इतना सताया क्या। वैसे आज तुम सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आई एम सॉरी मैं वहाँ नहीं आ पाया। सपना कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। राजीव और तुम्हारी मेहंदी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। सपना पर तुम्हें कैसे पता। राजीव बस यही तो दिल से दिल का कनेक्शन है। सपना सच में, पर मुझे तो लग रहा है कि कंचन दी ने तुम्हें आज की फ़ोटोज़ दिखाई होगी। राजीव हंसते हुए हाँ, दी ने ही दिखाई है, पर सच में तुम्हारे खूबसूरत हाथों में रचकर मेहंदी और भी खूबसूरत लग रही थी। सपना बस मेहंदी का रंग भी आ जाए गहरा तभी सब ठीक होगा। राजीव तुम्हें कोई डाउट है। सपना बिल्कुल नहीं, पर जब तक खुद अपने आंखों से नहीं देख लूँगी तब तक बेचैनी तो रहेगी ही ना। राजीव बेचैनी तो मुझे भी हो रही है बहुत। आज दिन भर हो गया तुम्हें बिना देखे और मैं कल का वेट नहीं कर सकता हूँ। सपना पर कैप्टन साहब कल के फंक्शन में बॉयज़ आर नॉट अलाउड। राजीव पर मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से तुमसे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सपना पर राजीव कल सब लड़कियां ही होंगी वहाँ, तुम कैसे वहाँ पर। राजीव आना तो है, तुम्हारी मेहंदी का रंग भी तो देखना है मुझे। चलो अब कल मिलते हैं। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सपना सोच में पड़ गई कि कल क्या होगा, कहीं राजीव सच में आ गया तो। उधर राजीव की दिन भर की बेचैनी कुछ कम हुई और वो चैन से सोने चला गया।